नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय है और आज हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ में अगली हाइपोथेसिस के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस। लैप्लेस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को 1796 में दिया था। ऐसा हम देखते हैं कि इनकी हाइपोथेसिस और कांट की हाइपोथेसिस में हमें कुछ समानताएं मिलती हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही आयरॉनिकल तरीके से अपनी हाइपोथेसिस की शुरुआत की। जैसा कि अगर आपको याद हो तो हम देखते हैं कि कांट ने अपनी हाइपोथेसिस में ये अज्यूम किया था कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग में एक ठंडा मैटर था जो कि मोशनलेस था और वही ऑलरेडी स्थित था यूनिवर्स में। लेकिन इनकी हाइपोथेसिस में हम देखते हैं कि ये बताते हैं कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग में एक पहले से ही एक गर्म नेबुला था जो कि रोटेटरी मोशन कर रहा था। इन्होंने शुरुआत से ही ये मान लिया था कि शुरुआत यूनिवर्स की स्टार्टिंग से ही एक हॉट और रोटेटिंग नेबुला यहाँ पे स्थित था, जो कि अपनी हीट को ग्रेजुअली रेडिएट कर रहा था। ग्रेजुअल कूलिंग और कॉन्ट्रैक्शन उसमें हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो वो एनर्जी को रेडिएट करती है, और क्योंकि ये नेबुला बहुत ही गर्म था तो ये हीट के माध्यम से अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा था, और जिसके साथ इसका साइज डिक्रीज होता जा रहा था और इसकी बाहर की परत ठंडी होती जा रही थी। देखते हैं कि समय के बाद ही जैसे जैसे इसका रेडिएशन के कारण साइज डिक्रीज होता गया और इसके हीट भी निकलती गई, इसकी स्पीड या वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। जैसे जैसे ये छोटा होता गया, इसका वॉल्यूम और साइज़ कम होता गया, वैसे ही इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और बाहर की परत तो ठंडी हो ही रही थी। एक समय हम इसमें भी ये देखते हैं कि इतनी स्पीड बढ़ जाती है कि हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सीड कर जाता है, और इसी के कारण हम देखते हैं कि बाहर की परत जो ठंडी हुई रहती है वो, क्योंकि अंदर की लेयर तो वैसे भी गर्म है और वो रोटेशन मोशन कर रही है, तो वो इनके साथ कीप अप नहीं कर पाता, और क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा रहता है तो इसकी जो आउटर पार्ट होता है नेबुला का, वो इस नेबुला से अलग हो जाता है। और फिर ये मानते हैं कि जो ये सेपरेट हो जाता है इसका आउटर पार्ट, वही बाद में जाके कंडेंस होता है और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि इन्होंने ये बताया था कि इनके नेबुला से सिर्फ एक ही रिंग निकली थी, 9 नहीं, जो कि बाद में जाके डिवाइड हो गई 9 रिंग्स में और वो कंडेंस होके प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। ये तो थी इनकी हाइपोथेसिस की बात। अब हम बात करते हैं इसके इवैल्यूएशन की। इनकी थ्योरी या इनकी हाइपोथेसिस कई सालों तक चर्चा में थी, इन्हें थोड़ी सी एक्सेप्टेंस भी मिल गई थी, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि इनकी हाइपोथेसिस में कई ऐसे पॉइंट सामने आए जो कि बिल्कुल ही अमान्य साबित हुए, जिसके कारण इनकी हाइपोथेसिस को भी अमान्य कर दिया गया था। सबसे पहला पॉइंट तो हम यही देखते हैं कि इन्होंने यही एक्सप्लेन नहीं किया कि जो गर्म नेबुला था वो आया कहाँ से था। आखिर जैसा कि कांट ने भी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया था कि ठंडा नेबुला आया कहाँ से था, वैसे ही इन्होंने भी ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन करी थी कि ये जो गर्म नेबुला था और रोटेशन मोशन कर रहा था वो, इसकी ओरिजिन क्या थी। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। उसके बाद हम अगले पॉइंट में देखते हैं कि इन्होंने इनकी थ्योरी को या इनकी हाइपोथेसिस को अगर हम मान लेते हैं कि ये सही है, तो लॉजिक के हिसाब से होना ये चाहिए था
कि इन्होंने ये बताया कि जो आज का सन है हमारा, वही उस नेबुला का न्यूक्लियस था उस समय, या कोर कह लीजिए आप। तो जब उस कोर से रिंग सेपरेट हुई तो लॉजिक के हिसाब से हमें आज के सन में एक इक्वेटर के अराउंड एक बल्जिंग पार्ट मिलना चाहिए, एक उभार मिलना चाहिए मध्य पार्ट में सूरज के, जिससे हमें यह एविडेंस मिलेगा कि हाँ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि नेबुला था, वो घूम रहा था और रिंग उससे सेपरेट हो गई थी। लेकिन ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सूरज तो कोई भी इक्वेटर के पास उसके कोई भी बल्जिंग पार्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगले पॉइंट की बात करें तो इनकी हाइपोथेसिस के अनुसार जो प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, जो मून्स होते हैं हम देखते हैं, वो सभी प्लैनेट्स के जो उनके फादर प्लैनेट हैं उन्हीं की डायरेक्शन में उन्हें मूव करना चाहिए, अगर हम इनकी हाइपोथेसिस को मान लेते हैं तो। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ग्रह हैं जैसे सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, जिनके कुछ मून्स ऐसे भी हैं जो कि इनके फादर प्लैनेट्स के रेवोल्यूशन की डायरेक्शन के अपोजिट रिवॉल्व करते हैं। मतलब अगर जुपिटर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो ये ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये चीज़ भी इनकी हाइपोथेसिस को एक हद तक गलत साबित करती है। उसके बाद इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिर में फिक्स्ड नंबर ऑफ प्लैनेट्स ही क्यों फॉर्म हुए। नेबुला इतना बड़ा था, उसमें इतनी बड़ी प्रोसेस चल रही थी, तो आखिर में 9 प्लैनेट्स ही क्यों फॉर्म हुए। उसके बाद अगला पॉइंट ये भी आता है कि इन्होंने जो प्रेजेंट सोलर सिस्टम के जो हमारे एंगुलर मोमेंटम है उसका भी मैकेनिज्म ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। कहने का मतलब ये कि जब हम आज के सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे सोलर सिस्टम का टोटल मास है वो 99.9% सन के पास है और 0.1% हमारे प्लैनेट्स के पास है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की तो 99% एंगुलर मोमेंटम हमारा जो हमारे प्लैनेट्स इवॉल्व कर रहे हैं उनके कारण है, और 0.1 या 1% आप ले लीजिए वो सन के पास है। और हम ये भी जानते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो जब ये नेबुला घूम रहा था तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम ही था, तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड होना चाहिए था और इसके कोर को भी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम मिलना चाहिए था। लेकिन इसी विरोधाभास से हम ये कहते हैं कि इनकी हाइपोथेसिस सही नहीं है। जब इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के पोस्टुलेट को दिया था तो उसके तकरीबन 100 साल बाद मिड 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि 2 ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और जेम्स जीन्स नाम के। उन्होंने ये बताया कि जो अगर हम इनकी हाइपोथेसिस को मान्य करते हैं तो जो हमारे आज के सोलर सिस्टम का जो मास है या उस समय जो नेबुला से रिंग सेपरेट हुई थी उसका जो मास है वो इतना नहीं है कि वो सफिशिएंट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर पाए प्लैनेट्स के कंडेंस करने के लिए। तो इन्हीं सब ड्रॉबैक्स के कारण इनकी थ्योरी को अमान्य कर दिया गया। इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था जो कांट की हाइपोथेसिस में थे, लेकिन उसके साथ साथ इनकी हाइपोथेसिस में कई और ड्रॉबैक्स आ गए थे। तो ये तो आज की बात थी नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलेन एंड मोल्टन की। वो पहली हाइपोथेसिस है जिसमें हमें 2 स्टार सिस्टम की बात आती है कि 2 तारों में बीच में हुए प्रोसेस के कारण ही हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें, भौकाल मचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।